अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है दैट्स ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम में हम लोग उसकी 7 चीज़ों को फिर से जो हम अक्सर पढ़ते आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन है उसका, उसकी एम्ब्रियोलॉजी, उसकी ग्रॉस, रिफ्लेक्शन और रिलेशन जो हैं, ये तीनों चीज़ें हम साथ में करेंगे। फिर फाइनली उसकी ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल्स करके हम उसको रैप अप कर देंगे। ठीक है, दिस वुड बी द कंटेंट्स फॉर दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूओडेनम में, ड्यूओडेनम इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। उसमें से जो सबसे पहला है वो ड्यूओडेनम है। ठीक है, ये जंक्शन पर है मिडगट और फोरगट की, मतलब कि फोरगट का खात्मा यहाँ पर होगा और मिडगट की शुरुआत ड्यूओडेनम से ही होगी। ठीक है, एक ये सी शेप्ड ऑर्गन है जिसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये ड्यूओडेनम है, इसके 4 हिस्से कर दिए। एक इसका हॉरिजॉन्टल हिस्सा होगा, दूसरा इसका डिसेंडिंग हिस्सा होगा, तीसरा इसका ओब्लीक हिस्सा होगा, एंड देन फोर्थ जो फाइनल हिस्सा है वो इसका असेंडिंग हिस्सा होगा। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो प्राइमरीली अम्बाइलिकल रीजन में। तो ये वाला रीजन जो है इसको हम अम्बाइलिकल रीजन कहते हैं, तो ये प्राइमरीली अम्बाइलिकल रीजन में। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ड्यूओडेनम में हम शुरू करते हैं गट ट्यूब से। हुआ कुछ यूँ कि ये जो गट ट्यूब है फ्यूचर का ड्यूओडेनम बनाएगा। अब ड्यूओडेनम में से 3 बड्स निकलेंगे। ये जो एक बड है रेड से जो मैंने बनाया है, इसका नाम है हेपेटिक बड। ये आगे चलकर ग्रो होकर लिवर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन से 2 मैंने बनाए हैं जो आगे हेपेटिक बड के साथ है, उसका नाम है वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड, और जो ऑपोजिट साइड पर है उसका नाम है डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड। अब क्या होगा कि रोटेशन हो जाएगी और ग्रोथ होगी पैंक्रियाटिक बड्स की, एज वेल एज हेपेटिक बड की भी ओपनिंग की रोटेशन होगी थोड़ी सी। तो फिर ये पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड एज वेल एज डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड ओपन जब होंगे तो अब पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर आना शुरू होगा। और जब उन्होंने ग्रो करना शुरू किया तो उन्होंने ड्यूओडेनम को पुश करना शुरू किया। अब पुश कर रहे हैं तो अब जो ये ट्यूब था स्ट्रेट, वो सी शेप बनना शुरू हो गया। ठीक है, क्यों हुआ सी शेप? क्योंकि पेंक्रियास जब ग्रो कर रहा था तो उसको पुश करता हुआ जा रहा था, इस वजह से ड्यूओडेनम का शेप सी शेप हो गया। अब आते हैं मेजेंट्री ऑफ ड्यूओडेनम पर। हमें याद है कि हमने मेजेंट्री का डिस्कस किया था, तो हमने मेजेंट्री को हिस्सों में डिवाइड कर दिया था बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टरीज। सबसे ऊपर जो थी हमारी सीलिएक आर्टरी थी, फिर हमारे पास सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी थी, एंड देन फाइनली हमारे पास इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी थी। तो ये सीलिएक, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक, एंड देन ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास था वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, यहाँ पर था हमारे पास डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। अब जो नेक्स्ट मेजेंट्री का हिस्सा है उसका नाम है मीजोड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम की मेजेंट्री डॉर्सल भी है, वेंट्रल भी है, तो वेंट्रल वाली का वेंट्रल मीजोड्यूओडेनम, डॉर्सल वाली का डॉर्सल मीजोड्यूओडेनम। ठीक है, ये मेजेंट्री किन दोनों आर्टरीज के बीच में, सीलिएक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के बीच में। तो अब पूरी की पूरी मीजोड्यूओडेनम मेजेंट्री मिली है ड्यूओडेनम को अपने साथ। देखने के इसका होता क्या है। बिलफर्स की ये ड्यूओडेनम है, अब इसकी मेजेंट्री है तो फिर इसको अब आगे होना चाहिए, इंट्रापेरिटोनियल होना चाहिए, तो ये इंट्रापेरिटोनियल मैंने बना दिया। ठीक है, ये अब अकेला नहीं होगा, ये अब अपने साथ लेकर आएगा विस्ट्रल लेयर ऑफ लेटरल पेट मीजोडर्म को। ठीक है, अब ये आगे इंट्रापेरिटोनियल हो गया, इसकी अपनी मेजेंट्री है जिसका नाम हमने रखा है मीजोड्यूओडेनम। अब क्या होगा, सिंस स्टमक ने जब रोटेट किया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन थी स्टमक की, उससे जो ये मेजेंट्री है ड्यूओडेनम की और ड्यूओडेनम खुद वो मूव होना शुरू हो जाएगा। जब वो मूव करेगा तो ये ऐसे करके इसकी जो विस्ट्रल लेयर और लेटरल पेट मीजोडर्म है वो अपने साथ ही फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो मेजेंट्री है इसकी आराम आराम से डिजनरेट होना शुरू हो जाएगी। और फिर अब ये जो स्ट्रक्चर है ड्यूओडेनम वो अब रेट्रोपेरिटोनियल होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये बैक की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसकी मेजेंट्री डिजनरेट हो गई और ये बैक की तरफ आ रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्टमक ने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन की थी। और अब ड्यूओडेनम जो है हमारा वो है सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, रिवाइज कर देते हैं।
स्टार्ट किया था हमने नॉर्मल गट ट्यूब से, उसमें से हमने 3 बर्ड्स निकाले, एक हेपेटिक बर्ड और 2 पेंक्रियाटिक बर्ड, वेंट्रल एंड डॉर्सल। फिर हमने उनकी रोटेशन कराई, पोस्टीरियर मीडियल एक्सपेक्ट पर उसको लेकर आ गए। ठीक है, पेंक्रियास का जो बर्ड है वो जब ग्रो करना शुरू किया तो उसने ड्यूडिनम को पुश मारा, जब पुश मारा तो ड्यूडिनम सी शेप्ड हो गया। फिर हम मेजेंट्री ऑफ ड्यूडिनम पर आए। मेजेंट्री ऑफ ड्यूडिनम हमें मालूम था कि इसके पास डॉर्सल मेजेंट्री भी है, वेंट्रल मेजेंट्री भी है। हमने फिर देखा कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द स्टमक वो मेजेंट्री जो है आपस में ही फ्यूज़ हो गई और फ्यूज़ होने के बाद डिजनरेट हो गई, तो ड्यूडिनम जो है इंट्रापेरिटोनियल होने के बाद रेट्रोपेरिटोनियल हो गया। ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो ड्यूडिनम हमारा सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। और तो ड्यूडिनम में उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो है, जो उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, जो शुरू होगा यहाँ स्पाइलोरस से और एंड होगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये तकरीबन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये L1 की लेवल पर शुरू होगा क्योंकि वो पाइलोरस की लेवल L1 पर होती है, उसको बोलते हैं ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, ठीक है। ये वाइडेस्ट पार्ट होता है ड्यूडिनम का। इस सिंस ये वाइडेस्ट होता है इसको हम ड्यूडिनल एम्पुला भी बोलते हैं और ड्यूडिनल कैप भी इसका दूसरा नाम है। इसकी खास बात ये है कि बाकी ऑफ ड्यूडिनम में यहाँ पर फोल्ड्स होंगी म्यूकोजा के, जिसको हम बोलते हैं लाइका सर्कुलरस, ठीक है। यहाँ पर वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसकी रिफ्लेक्शंस पर। रिफ्लेक्शंस में ये सीन है कि ड्यूडिनम हमें मालूम है कि रेट्रोपेरिटोनियल हो गया था, तो फिर इसकी रिफ्लेक्शंस उसूलन होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि इसकी मेजेंट्री नहीं है। लेकिन मसला ये है कि उसको कनेक्ट होना है स्टमक के साथ स्टार्टिंग से फर्स्ट पार्ट को, ठीक है, और उसके फोर्थ पार्ट को कनेक्ट होना है ड्यूडिनम के साथ। स्टमक भी इंट्रापेरिटोनियल है, ड्यूडिनम भी इंट्रापेरिटोनियल, तो उसके जो फर्स्ट और लास्ट पार्ट है उसको आगे आना होगा और उन दोनों के पास होगी अपनी रिफ्लेक्शंस और मेजेंट्री, ठीक है। कहाँ से आएगी ये, क्योंकि मीजोड्यूडिनम तो डिजनरेट हो गई थी। स्टमक वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो मीजोगैस्ट्रियम का हिस्सा अपने साथ लेगा और जो फोर्थ पार्ट है वो मेजेंट्री प्रॉपर का अपना हिस्सा साथ लेगा, ठीक है। तो फिर रिफ्लेक्शंस में इसके पास आ जाता है हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम से हमने बनवाया था, जो फ्री एज था लेसर ओमेंटम की, जिसका कंटेंट्स में आ रहे थे हमारे पास पोर्टल ट्रायड, ठीक है। तो ये इसकी रिफ्लेक्शन आ गई। रिलेशंस में अगर हम आ जाएं इसके, तो सुपीरियरली इसके पास लिवर होगी, डायफ्राम का वो टुकड़ा जो लिवर को कवर कर रहा है, लिवर के इन्फीरियर एज पर गॉल ब्लैडर होता है तो फिर वो इसकी सुपीरियर हो जाएगा। और फाइनली एपिप्लॉइक फोरम है, जो हमने कनेक्शन बनवाई थी ग्रेटर और लेसर साइड के बीच में, वो भी इसकी सुपीरियरली आ जाएगी। इसके एंटीरियर पर हमारे पास लिवर और डायफ्राम आ जाएंगे क्योंकि इसके आगे से वो कवर कर रहे होंगे। पोस्टीरियरली इसके पास गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होगी, एक ब्रांच है हेपेटिक आर्टरी की वो, और फाइनली लेसर सैक। इसके इन्फीरियर पर यहाँ पर जो पेंक्रियाज है जो यहाँ पर ग्रो करेगा वो होगा, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। और अब हम सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम जो है वो डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है। बिगिन होता है एट द लेवल ऑफ L1, ठीक है, और वो एंड होता है एट द लेवल ऑफ L3। 6 to 8 सेंटीमीटर्स रफली इसकी साइज़ होती है। और ये जो पार्ट हमारा होता है ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है। रेट्रोपेरिटोनियल, कौन सा रेट्रोपेरिटोनियल, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो ये सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल है, सही है। अब होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर हमें मालूम है कि बर्ड्स निकले थे, तो बर्ड्स जब अपना डक्ट ओपन करेंगे इनटू द वॉल तो होगा कुछ यूँ कि उभार आ जाएगी एक इन द पोस्टीरियर वॉल, क्योंकि सारे बर्ड्स पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट पर ओपन हो रहे हैं, तो उस उभार को हम बोलते हैं पेप्ला, ड्यूडिनल पेप्ला, क्योंकि ड्यूडिनम की वॉल में हो रहा है। अब होता कुछ यूँ है कि लिवर और वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड जो हैं वो दोनों साथ में होते हैं, साथ ही इमर्ज होते हैं, तो उनकी ओपनिंग भी साथ ही होगी। तो एक बड़ी सी ओपनिंग बनेगी, एक बड़ा सा पेप्ला बनेगा जिसको हम बोलते हैं मेजर ड्यूडिनल पेप्ला, मेजर ड्यूडिनल पेप्ला, सही है। अब क्या होगा कि सिंस वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड और लिवर दोनों यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, तो डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड इनकी देखा देखी यहाँ से उनका डक्ट छोड़ेगा ताकि ये भी इधर ही रेन हो जाए, और जो रिमाइंडर ऑफ द डक्ट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा अलॉन्ग विद पेप्ला। तो
हमारे पास सिर्फ मेजर ड्यूडेनल पेपिला की ओपनिंग होगी। कभी कभार ये होता है कि जो रिमाइंडर ऑफ द डक्ट है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता, तो एक एक्सेसरी, एक इजाफी पैंक्रियाटिक डक्ट रह जाता है कुछ लोगों में, तो उसकी भी अलग ओपनिंग होगी। तो उसकी अलग ओपनिंग जो होती है छोटी सी ओपनिंग होती है, तो फिर हम इसका नाम रख देते हैं माइनर ड्यूडेनल पेपिला। ठीक है, एक बनी मेजर ड्यूडेनल पेपिला जो पैंक्रियाटिक डक्ट और लिवर के जो बाइल डक्ट है उस दोनों को मिलाकर ओपनिंग बनाई थी, और एक माइनर ड्यूडेनल पेपिला जो एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट उससे मिलकर हमने बनाई। ठीक है, अब जब ये दोनों मिलेंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट का जो डक्ट है और लिवर का जो बाइल डक्ट है, दोनों जब मिलेंगे तो डायलेशन हो जाएगी। डायलेशन को हम बोलते हैं एम्पिला। वेटर साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको ढूंढा, तो हमने इसका नाम ही रख दिया एम्पिला ऑफ वेटर। सही है, अब इस एम्पिला के अराउंड स्मूथ मसल्स होंगे। स्मूथ मसल्स क्यों होंगे और कौन से होंगे? सर्कुलर स्मूथ मसल्स होंगे। इट विल एक्ट एज अ स्फिंक्टर ताकि कंट्रोल करें सिक्रीशन ऑफ बाइल और पैंक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम, ताकि ज़्यादा सिक्रीट ना हो जाए, ताकि रिफ्लक्स ना हो जाए। ठीक है, तो फिर इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अब आगे बढ़ते हैं इसकी रिलेशंस पर। तो रिलेशंस में हमारे पास एंटीरियरली एज वेल एज सुपीरियरली हमारे पास आ जाता है लिवर। लिवर है तो गॉल ब्लैडर भी इसके साथ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा गॉल ब्लैडर। सही है, पोस्टीरियरली इसके पास आ जाती है किडनीज। किडनीज कौन सी? राइट साइड पर ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट, तो राइट किडनी और राइट यूरेटर जो किडनी के हाइलम में से निकल रहा है। सही है, मीडियली इसके पास आ गया पेंक्रियास और इसके लेटरली आ जाता है हमारे पास असेंडिंग कोलोन। इसके अलावा अगर करना चाहो तो इसके एंटीरियरली ट्रांसवर्स कोलोन भी गुजर रहा होता है। सही है, वो फिर उसकी एक और एंटीरियर रिलेशन आ गई। दिस वाज ऑल फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। हमने उसकी शुरू की ग्रॉस एनाटमी से, उसकी बिगिनिंग एंड बताई, थोड़ी सी और जनरल फैक्ट्स बताए। हमने डिस्कस किया मेजर और माइनर ड्यूडेनल पेपिला को, एम्पिला ऑफ वेटर डिस्कस कर दिया, स्फिंक्टर ऑफ ओडी डिस्कस किया हमने, रिलेशंस हमने डिस्कस की, थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू का रिलेशंस का। लिवर, गॉल ब्लैडर एंटीरियरली आ गए, पोस्टीरियरली किडनी और यूरेटर आ जाते हैं, मीडियल हमारे पास पेंक्रियास और लेटरली असेंडिंग कोलोन। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ये रहा। हमने फर्स्ट पार्ट देखा था कि वो आ रहा था लेफ़्ट से राइट की तरफ, और जो थर्ड पार्ट है हमारा हो जाता है राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा ओब्लिक होता है, थोड़ा सा असेंड करता है, तो ये L3 के लेवल से शुरू तो हो रहा है, L3 के लेवल पर ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हायर ख़त्म होगा वो। सही है, 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। इसके अलावा ये जो होता है सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल होता है। सही, इसके ग्रॉस में और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती, काफ़ी बेसिक सा स्ट्रक्चर है इसका। इसकी जो रिलेशंस है उसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। रिलेशंस में इसके एंटीरियरली गुजर रही होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एज वेल एज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। होता कुछ ये है कि पेंक्रियास जो था हमने दो बर्ड से बनवाया था, डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड एंड वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड। इन दोनों के बीच में स्पेस थी। इस स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स इसके थ्रू गुजरती हैं और फिर आगे से गुजर जाती हैं फ्रॉम दी थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब ये गुजरती हैं तो फिर जब आगे से गुजरी तो फिर ट्रैवल कर रही होती है इनटू द रूट ऑफ मेसेंट्री। मेसेंट्री किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की मेसेंट्री, उसको हम नाम ही दे देते हैं मेसेंट्री। तो फिर रूट ऑफ मेसेंट्री से गुजर रही है वो। इसके पोस्टीरियरली क्या आ जाएंगे? राइट यूरेटर आ गया, राइट सॉस मसल आ गया और इंफीरियर वेना केवा आ गया। इसके अलावा इसके सुपीरियरली हमारे पास पेंक्रियास पड़ा हुआ है। इसके इंफीरियरली हमारे पास रूट ऑफ मेसेंट्री भी होगी, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास होगा कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन से वाले? स्पेसिफिकली ड्यूडेनम के कॉइल्स। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। और तो अब हम फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पार्ट जब एंड हुआ था तो अब जो फोर्थ पार्ट है वो असेंडिंग तो होगा ही, लेकिन वो आगे की तरफ आएगा। ठीक है, इनटू द कॉइल्स ऑफ ड्यूडेनम और इलियम। इसलिए मैंने ये डॉटेड करके बनाया है, क्योंकि ये आगे नहीं जा रहा, ये फॉरवर्ड नहीं जा रहा, बल्कि बोर्ड से बाहर निकल रहा है ये। ठीक है, अब ये शुरू, इसकी लेवल शुरू होगी L3 पर। सिंस ये असेंडिंग पार्ट है तो ये L2 की लेवल तक आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और फाइनली एक चीज़ ये कि अब ये पार्ट इंट्रापेरिटोनियल है। इंट्रापेरिटोनियल क्यों है ये? क्योंकि अब इसके आगे ड्यूडेनम को इसको जाना है, ड्यूडेनम के पास जाना है इसको, और ड्यूडेनम इंट्रापेरिटोनियल है। तो फिर ड्यूडेनम अपनी मेसेंट्री, जो उसकी मेसेंट्री नाम ही मेसेंट्री है, वो शेयर करेगा इससे। ठीक है, तो ये इंट्रापेरिटोनियल होगा। अगर इंट्रापेरिटोनियल है तो फिर इसकी रिफ्लेक्शंस भी डिस्कस करनी होगी। रिफ्लेक्शंस की एक की है, लिगामेंट ऑफ रीड्स। होता कुछ यूँ है कि अब ड्यूडेनम ने यहाँ से पकड़ा हुआ होगा ड्यूडेनम और इलियम के कॉइल्स को। अब इतने ज़्यादा हैवी कॉइल्स हैं तो इसको सपोर्ट चाहिए होती है। होता कुछ यूँ है कि ऊपर यहाँ पर डायफ्राम होगा, डायफ्राम के कुछ मसल्स यहाँ पर माइग्रेट करके आते हैं
और इसकी कनेक्शन बना देते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की विथ द डायफ्राम। मसल्स को बोलते हैं सस्पेंसरी मसल्स ऑफ डायफ्राम। ये जो अब लिगामेंट बन गया है, सॉर्ट ऑफ लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स। ट्रीट्स साइंटिस्ट का नाम था और उसके नाम पर लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स है। फंक्शन क्या है इसका? जिजुनम और इलियम के कॉइल्स को ऊपर करके रखेगा। जब ये ऊपर करके रखेगा तो एक थोड़ा सा बेंड आ जाएगा एट द जंक्शन ऑफ ड्यूडेनम एंड जिजुनम। तो ड्यूडेनो जिजुनम जंक्शन का दूसरा नाम ड्यूडेनो जिजुनम फ्लेक्सर भी होता है। क्यों? फ्लेक्सर का मतलब बेंड। तो यहाँ पर सिंस शार्प बेंड आ रहा है तो उसका नाम ड्यूडेनो जिजुनल फ्लेक्सर भी रख सकते हैं। अब इसके रिलेशंस डिस्कस कर लेते हैं। आगे की तरफ इसके पास जिजुनम के कॉइल्स होंगे, सही है। पोस्टीरियरली इसके पास एओर्टा होगी, मीडियल बॉर्डर ऑफ एओर्टा। तो यह फिर हमारे आ गया फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम कंप्लीट। और तब हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेसेस का है। ड्यूडेनम के फोर्थ पार्ट के सामने 4 रिसेसेस बनती है, ऐसे कुछ स्टार लाइक शेप में, क्रॉस लाइक शेप, स्टार लाइक शेप, जो भी करना चाहो, उसकी बनती है 4 रिसेसेस। एक ऊपर वाली रिसेसेस जिसका हम नाम रखते हैं सुपियर ड्यूडेनल रिसेस। एक जो ड्यूडेनम के पीछे जा रही होती तो हम उसका नाम रखते हैं रेट्रोड्यूडेनल रिसेस। एक जो नीचे की तरफ है तो उसका नाम हमने रखते हैं इंफीरियर ड्यूडेनल रिसेस। और तीसरी जो है वो साइड में ड्यूडेनम के, टेक्निकली सबसे ज़्यादा साइड में वो है, तो उसका नाम हमने रखा है पैराड्यूडेनल रिसेस। ठीक है। अब ये जो 4 रिसेसेस हैं ये एम्प्टी पाउचेस की तरह हैं, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ जा सकती है। होता यूँ है कि यहाँ पर क्या है, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टिन आएंगे आगे इसके, तो कभी कभी कॉइल्स ऑफ इंटेस्टिन यहाँ पर अंदर चले जाते हैं, हर्निया हो जाती है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल हर्निया। इसकी ये सिग्निफिकेंस है। अब इधर हर्निया, इधर विल्फर्स कोई कॉइल ऑफ इंटेस्टिन फंस गया जाकर, तो फिर स्ट्रेंगुलेट होकर ब्लड सप्लाई कट ऑफ, उधर ही इंटेस्टिन का ऐसा नेक्रोसिस हो गई। तो इसकी ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होती है, यहाँ पर इंटरनल हर्निया के चांसेस होते हैं। ड्यूडेनम में जब हम क्लिनिकल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अल्सर होता क्या है? अल्सर बेसिकली ये है कि म्यूकोजा हमारी होती है। म्यूकोजा अब क्या है, 4 लेयर्स होती हैं जीआईटी की। एक होती है हमारी एपिथेलियल लेयर जिसको हम बोलते हैं म्यूकोजा, फिर हमारी आती है सब म्यूकोजा जिसमें वेसल्स वगैरह होती हैं, फिर आती है हमारी मस्कुलर लेयर जिसमें सर्कुलर मसल होंगे इनर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होंगे, फिर फाइनली एडवेंटिशिया या सेरोजा। सही है। तो अब जो एपिथेलियम वाली लेयर है म्यूकोजा, अगर वो डैमेज हो जाए तो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे इसके वो वल्नरेबल हो जाएंगे। अंडरलाइन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है। तो ये अगर वल्नरेबल हो गए तो फिर उसको हम कहते हैं अल्सर। ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर क्यों हो रहा है? गैस्ट्रिक एसिड हमारे पास था, स्टमक में बन रहा था। ठीक है। अब स्टमक में जब ये आगे मूव करना शुरू होगा तो ये ड्यूडेनम को भी डैमेज कर सकता है। कॉज क्या हो सकता है पेप्टिक अल्सर का? या तो HCl सिक्रीशन इसकी बढ़ गई, ज़्यादा HCl सिक्रीट हो गया, एसिड ज़्यादा हो गया काइम का, तो फिर ड्यूडेनम को डैमेज कर सकता है। या फिर म्यूसिन जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था ड्यूडेनम का बचाने के लिए अपने आप को, वो फॉल्टी हो गया। ठीक है। अब HCl क्यों बढ़ेगा? स्ट्रेस, एसिडिक फूड और भी बहुत सारे रीज़न जिसकी वजह से HCl सिक्रीशन बढ़ सकती है। म्यूसिन क्यों कम होगा? प्राइमरली इसकी रीज़न होते हैं एनसिड्स, वरना दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं। एनसिड्स क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को एनसिड्स रोकते हैं और एनसिड्स आर नेसेसरी फॉर म्यूसिन प्रोडक्शन। इसकी साइड 3 साइड्स हैं। एक स्टमक में हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्यूडेनम में जो है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। एंड देन मैकल्स डायवर्टिकुलम, जब हम इलियम करेंगे जिजुनम इलियम, तब हम ये मैकल्स डायवर्टिकुलम वाला डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिंस ब्लड वेसल्स एक्सपोज हुई हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। और सिंस हमारे पास ड्यूडेनम में अपनी फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं वो अगर एक्सपोज हुई तो पेन होगा। अब पेन कब होगा? 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग। ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर। 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि जब स्टमक में खाना पहुंचेगा तो 2 घंटे तक चर्न होता रहेगा, पाइलोरी स्फिंक्टर बंद होगा, तो कोई ड्यूडेनम को असर नहीं होगा। अल्सर बड़ा भी हुआ होगा तो वो एक्सपोज नहीं होगा टू एनी काइम। जैसे ही 2 घंटे के बाद खुलेगा तो काइम, एसिडिक काइम आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो अल्सर की तरफ जाएगा। अल्सर की तरफ जाएगा तो फ्री नर्व एंडिंग्स को डैमेज करेगा जो फिर पेन करवाएंगी। ठीक है। तो फिर इसलिए 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग होता है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है? सबसे पहली बात परफोरेशन होती है। अगर पोस्टीरियर यहाँ पर अल्सर हो गया, पोस्टीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर वॉल पर अल्सर हो गया, तो फिर परफोरेट करके पीछे जा सकता है। यहाँ पर हमारी गुजर रही होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी।
गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी भी होती है और सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडनल, ये दोनों आर्टरीज होती हैं जो सप्लाई करती है पेंक्रियास को भी और ड्यूडनम को भी। तो फिर ये दोनों रफ्चर हो सकती हैं, सही है। दूसरी क्या कॉम्प्लिकेशन है इसकी, कैंसर। सिंस बार बार डैमेज हो रहा है, बार बार रिकवर हो रहा है, तो ये प्राइम साइड बन जाती है कैंसर की। ट्रीटमेंट वही है हमारी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटी हिस्टामिन, म्यूसिन एनालॉग्स, ठीक है। ये 3 मेन लाइन ऑफ एक्शन ड्रग्स हैं जो हम देते हैं फॉर पेप्टिक अल्सर। और तो फाइनल एक क्लिनिकल है हमारा, अपर जीआई ब्लीडिंग वर्सेस लोअर जीआई ब्लीडिंग। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अपर जीआई ब्लीडिंग को लोअर जीआई ब्लीडिंग से? तो हम 2 तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या तो हम उसके एनाटमिकल बेसिस पर जाएं। एनाटमिकल बेसिस में ये होता है, देखो कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें अपर जीआई और लोअर जीआई को। एनाटमिकल बेसिस में जो हमने डिस्कस किया था लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स, अगर लिगामेंट ऑफ ट्रीट से ऊपर की ब्लीडिंग है तो उसको हम कहते हैं अपर जीआई ब्लीडिंग, अगर लिगामेंट ऑफ ट्रीट से नीचे की ब्लीडिंग है तो उसे हम कहते हैं लोअर जीआई ब्लीडिंग, सही है। दूसरी हमारी आती है सिम्टम वाइज, सिम्टम बेसिस पर। सिम्टम बेसिस पर अगर अपर जीआई ब्लीडिंग हुई, मोर लाइकली देन नॉट वो वॉमिटिंग के थ्रू होगी, मतलब कि हेमेटेमेसिस होगी। और लोअर जीआई ब्लीडिंग अगर हुई तो फिर वो वॉमिटिंग के थ्रू नहीं जाएगी, वो फिर जाएगी थ्रू फीसेस। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अपर जीआई ब्लीडिंग कैन ऑल्सो गो थ्रू फीसेस, ठीक है। वॉमिट के थ्रू आ नहीं सकी, कोई रीज़न हो गया, ठीक है। अगर ड्यूडेनम में हो गई तो वो तो फीसेस के थ्रू ज़्यादा उसके लिए प्रोबेबल चांस है। तो फिर अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें विद लोअर जीआई ब्लीडिंग और अपर जीआई ब्लीडिंग? जब वो स्टूल में पास होगी और फिर हमें ब्लड मिलेगा स्टूल में, तो लोअर जीआई ब्लीडिंग में फ्रेश ब्लड मिलेगा, रेड ब्लड मिलेगा, और अपर जीआई ब्लीडिंग में हमारे पास ब्लैक कलर का ब्लड मिलेगा। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं एनाटमिकल बेसिस का भी, सिम्टम बेसिस का भी, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर अपर जीआई ब्लीडिंग वर्सेस लोअर जीआई ब्लीडिंग।